हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जो हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं आप उनके साथ जुड़िए। और जो हमारी टॉपिक चल रहा था, बिना किसी देरी के टॉपिक को शुरू करते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है फिर इसमें। ठीक है, तो पिछली वाली क्लास में मैंने कौन कौन से हुए थे, किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, भारत पर जो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? साइरस द्वितीय के द्वारा। अब ये साइरस द्वितीय कौन था? ठीक है, इसकी इमेज भी देख लीजिए आप साइरस द्वितीय की। ये दारा सेकंड है, ठीक है, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। और ये जो था, ठीक है, ये था साइरस द्वितीय। देखिए आपको इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, साइरस द्वितीय था, ये साइरस द्वितीय था। और इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण हुआ था, इसके द्वारा जो किया गया आक्रमण था, ये असफल आक्रमण था। कहाँ का था ये? हकमनिया ईरानी साम्राज्य का संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उसके बाद डेरियस प्रथम आया था। डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में भारत पर सफल आक्रमण किया। भारत वाले क्षेत्र को जीत करके इसने 20वें प्रांत के रूप में मिला लिया। अब बात करेंगे भारत पर यूनानी आक्रमण की। ठीक है, यूनानी आक्रमण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया था? तो इससे पहले भारत पर यूनानी आक्रमण से पहले हम देख लेते हैं कि सिकंदर कौन था। ठीक है, सिकंदर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि सिकंदर कौन था। देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये फिलिप है। कौन है ये? फिलिप। और ये जो है ये सिकंदर है। ठीक है, ये सिकंदर है, ये फिलिप है। ठीक है, फिलिप आप यहाँ पे लिख भी रहा है, फिलिप सेकंड ऑफ, ठीक है, मैसिडोन। ठीक है, तो ये फिलिप द्वितीय है। अब फिलिप द्वितीय कौन था? ठीक है, फिलिप द्वितीय है, फिलिप सेकंड। फिलिप द्वितीय की बात करें तो ये जो था सिकंदर का पिता था। फिलिप द्वितीय जो मकदूनिया प्रांत के फिलिप द्वितीय का पुत्र था सिकंदर। फिलिप द्वितीय मकदूनिया प्रांत का शासक था और इसके पुत्र का नाम था सिकंदर। देखिए सिकंदर वहां पे दिख रहा होगा इमेज में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, इसके जन्म को लेकर के सिकंदर की बात करें तो देखिए, निवासी कहाँ का था सिकंदर? निवासी की बात करें, इसके जन्म की बात करें, ठीक है, इसके पिता का जन्म कब हुआ था और कब इसकी मृत्यु हुई थी? इसके पिता का जन्म, इसकी मृत्यु। ठीक है, तो जो फिलिप जो थे, इनका जो जन्म हुआ था ये, ठीक है, इनका जो शासनकाल था ये 559 से चला था। 559, सॉरी 359, 559 नहीं, 359 बीसी से, ठीक है, ये चला था कब तक? 329 बीसी तक। किसका शासनकाल? इनका शासनकाल। जो ये तो कौन थे? फिलिप द्वितीय। इनका शासनकाल चलता 359 बीसी से लेकर के 329 बीसी। और 329 बीसी में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर शासन सत्ता संभालता है, बैठता है। ये सेनापति होता है अपने ही पिता का। ठीक है, अपने पिता का सेनापति होता है। और वहां से, ठीक है, सपना देखता है और सपने में देखता है कि मैंने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त की। और इस सपने को पूरा करने के लिए उठता है ये और सीधा चल पड़ता है किसकी उसमें? विश्व को जीतने के चक्कर में। यानी विश्व को जीतने के लिए, विश्व विजेता बनने के लिए उठ करके चल देता है और आकर के क्या हो जाता है? पूरे विश्व को जीत लेता है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि पूरे विश्व को जीत लेता है, लेकिन भारत में आकर के रुक जाता है। यानी भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही आकर के रुक जाता है। उस समय तक तो भारत बहुत बड़ा था, अखंड भारत था, अफगानिस्तान भी इसमें ही शामिल था। तो अभी बताऊंगा मैं, पूरा एक सिनेरियो चलेगा। तो पहले हम इसके बात करते हैं निवासी को लेकर के। ठीक है, निवासी कहाँ का था? ये मकदूनिया प्रांत का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? मकदूनिया प्रांत का निवासी। ठीक है, मकदूनिया प्रांत का निवासी। ठीक है, इसके पिता की बात करें, पिता फिलिप द्वितीय। ठीक है, फिलिप द्वितीय का शासनकाल जो चलता है, अभी मैंने बताया था शासनकाल कहां से कहां तक है? 359 बीसी से कहां तक? 329 बीसी। ये जो थे फिलिप द्वितीय, इन्हीं का शासनकाल चलता है। फिलिप द्वितीय का 359 से लेकर के 329 बीसी का शासनकाल चलता है।
इसके पिता की मृत्यु हो जाती है 329 में, और जब इसके पिता की मृत्यु होती है तो सिकंदर की जो आयु होती है, ठीक है, तो राजा जो बनता है ये, ठीक है, राजा जब बनता है, ठीक है, राजा, ठीक है, राजा बनने के समय, राजा बनने के समय सिकंदर की जो आयु थी, आयु जो थी वो मात्र, ठीक है, 20 वर्ष थी। कितने थी? 20 वर्ष। 20 वर्ष की आयु में ये शासक बनता है मकदूनिया प्रांत का, और इसके जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है अरस्तु, ठीक है। द्वितीय का पुत्र और मकदूनिया प्रांत का निवासी था, नाम था इसका सिकंदर, और 20 वर्ष की अवस्था में ये शासक बनता है अपने पिता की मृत्यु के बाद। और शासक बनने के बाद ये कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करता है, कुछ क्षेत्रों को आता है, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार करता है, और साम्राज्य विस्तार के लिए, ठीक है, निकल पड़ता है पूरे विश्व को जीतने के लिए। विजय अभियान की बात करें तो देखिए इसके जो विजय अभियान थे, ठीक है, एक बार देख लीजिए कि इसने कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त करी, यानी भारतीय वाले क्षेत्रों की तरफ जो बढ़ा। तो ये पहले बल्ख गया था। कहाँ गया था? बल्ख। बल्ख कहाँ पड़ता है? वर्तमान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है, जो वर्तमान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र में गया था, बल्ख वाले क्षेत्र में, ठीक है, यानी बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में, वर्तमान अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, ठीक है। कौन? सिकंदर, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया यानी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वर्तमान अफगानिस्तान, बैक्टीरिया यानी वर्तमान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गया, और यहीं पर, ठीक है, इसने यहाँ गया। उसके बाद यहाँ से ये कहाँ पहुंचा? यहाँ से देखिए काबुल गया है। कहाँ गया? काबुल। उसके बाद फिर यहाँ से काबुल गया, ठीक है, कहाँ गया था? काबुल। और काबुल होता हुआ फिर ये कहाँ आया था? हिंदुकुश पर्वतमाला, ठीक है, कहाँ आया था? हिंदुकुश पर्वतमाला, ठीक है, हिंदुकुश पर्वत को पार कर, ठीक है, पार कर वर्तमान भारत वाले क्षेत्र में इसने प्रवेश किया, ठीक है, हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर। यहीं पर ही देखिए जब उस समय जो तक्षशिला था, तक्षशिला का एक शासक था राजा अंभी, ठीक है, कौन था? जब सिकंदर भारत आया तो भारत में उस समय तक्षशिला का जो शासक था, ठीक है, तक्षशिला याद रखना, तक्षशिला, और 16 महाजनपदों में मैंने पढ़ाया भी था, 16 महाजनपदों में, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है, राजधानी गांधार, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है, और मैंने बताया था वहाँ पे इन जो 2 महाजनपद थे, एक आपका पड़ता है, ठीक है, एक देखिए राजधानी एक की गांधार होती है, एक की हाटक या फाटक, एक की देखिए गांधार, तो गांधार, ठीक है, और गांधार उसकी राजधानी तक्षशिला। तो 16 महाजनपदों में मैंने बताया था, और यहीं का जो शासक था राजा अंभी, कौन था? अंभी। अंभी यहाँ का शासक था, और जब सिकंदर भारत आया तो इसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, और इसने उस समय आप मान सकते हैं कि इसने देशद्रोही का काम किया था, और ये मिल गया था किसके साथ? सिकंदर के साथ मिल गया था, और इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और बाद में जाकर के इसने साथ दिया था किसका? सिकंदर का। किसके विरुद्ध? पोरस के विरुद्ध। पोरस कौन था? पोरस शासक था भारत का उस समय, आपने कहानी सुनी भी होगी, सिकंदर और पोरस, और सिकंदर और पोरस के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं, ठीक है। तो सिकंदर देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, निवासी कहाँ का था? मकदूनिया प्रांत का निवासी, फिलिप द्वितीय का पुत्र, ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम, गुरु की बात करें, इसका जो गुरु था सिकंदर का जो गुरु था, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु, ठीक है, गुरु का नाम था अरस्तु, याद रखना, अरस्तु इसके गुरु का नाम था। अरस्तु जो था इसके गुरु का नाम था, ठीक है, अरस्तु। अरस्तु जो था इसके गुरु का नाम था, इसी से आज्ञा है, ठीक है, आज्ञा लेकर के बाद में कहाँ जाता है? विश्व विजय करने के लिए जाता है, विश्व विजय का सपना देखता है, ठीक है। राजा बनने के समय इसकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी, और इसने जो विजय अभियान किया था, पहले बल्ख यानी बैक्टीरिया वर्तमान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में गया, फिर यहाँ से ये कहाँ गया था? यहाँ से फिर ये काबुल गया, काबुल से होता हुआ ये हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर वर्तमान भारत वाले क्षेत्र में आया। लेकिन उससे पहले तक्षशिला का एक शासक था अंभी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और इसका युद्ध में साथ दिया था, अपनी सेना दी, ठीक है, अपनी सेना दी, और इसका युद्ध में साथ दिया था किसके विरुद्ध? पोरस के विरुद्ध।
अब दोनों के मध्य जब ये आगे आता है तो पोरस और सिकंदर के मध्य एक युद्ध होता है, ठीक है। उस युद्ध का नाम था हाइड स्पीच का युद्ध। देखिए ये रहा हाइड स्पीच का युद्ध, आप देख भी सकते हैं इसे, ठीक है। हाइड स्पीच का युद्ध होता है उस समय। और हाइड स्पीच के युद्ध की बात करें, ठीक है, हाइड स्पीच का युद्ध देखिए आप देख सकते हैं, इससे हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था सिकंदर और किसके मध्य, पोरस के मध्य, ठीक है। तो यह युद्ध ठीक है, यह युद्ध सिकंदर व पोरस के मध्य हुआ। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है। याद रखना जी, इस युद्ध में किसकी जीत होती है? इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई और ये युद्ध कहां पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर। देखिए ये इसे बैटल ऑफ हाइड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, या झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, हाइड स्पीच का युद्ध। तो ये पूछा जाता है कि सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस की सेना के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे हम हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो नदी, झेलम नदी के तट पर। याद रखना, नदी अगर पूछी जाए तो झेलम नदी के तट पर, ठीक है। और इस युद्ध में परिणाम क्या निकला? इस युद्ध में परिणाम ये निकला था कि इसमें सिकंदर की विजय हुई थी और पोरस की हार हुई थी। जब पोरस हार गया था तो उस समय पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया और सिकंदर ने पोरस से क्या कहा कि बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो पोरस ने उस समय कहा था कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, यानी एक जीता हुआ शासक राजा दूसरे हारे हुए शासक या राजा के साथ जो व्यवहार करता है वही मेरे साथ किया जाए। तो इस चीज को लेकर के सिकंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, इसकी वीरता को देख के, इनकी वीरता को देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और बाद में इसके जीते हुए साम्राज्य को लौटा देता है और अपना परम मित्र बना लेता है। बाकी जो आगे जितने भी अभियान किए जाते हैं उसमें सिकंदर का साथ भी देता है पोरस, और पोरस को अपने जो इनका भी जितना भी साम्राज्य होता है वो जीता हुआ साम्राज्य सिकंदर के द्वारा बाद में पोरस को लौटा दिया जाता है। तो यही युद्ध होता है जिसे हम हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। तो देखिए इस युद्ध के बारे में, ठीक है, ये इस युद्ध के बारे में हमें लिखित प्रमाण भी पाए जाते हैं, लिखित जानकारी मिलती है और इसे विश्व इतिहास का पहला युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो विश्व इतिहास का पहला युद्ध भी इसे ही माना जाता है। और आप जब सर्च मारोगे अपने नेट पे या किसी पे भी तो इसी को दिखाया जाएगा 326 BC में, ठीक है, था, ठीक है। तो इससे अब यहाँ पर युद्ध होता है, इसके बाद सिकंदर आगे जाता है, आगे जा करके, ठीक है, आगे आता है और भारत पर आक्रमण करता है। उस समय भारत पर जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए आता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस समय नंद वंश का शासन था। पूछा जाता है कि आक्रमण जो किया गया था शासक था, चलिए अभी बताएंगे इसमें, ठीक है। तो हाइड स्पीच का युद्ध, ठीक है, किसके मध्य लड़ा गया था? सिकंदर व पोरस की सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई और इस युद्ध में सिकंदर की जो सहायता की थी वो पोरस ने की थी, राजा अंबी ने की थी। इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, सिकंदर की जीत हुई थी और यह युद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इसे झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं या हाइड स्पीच का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ द हाइड स्पीच, ठीक है। अब देखिए पोरस की बात करें तो पोरस का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक था? तो पोरस का साम्राज्य जो था झेलम और चिनाब नदी के मध्य वाले क्षेत्र में था, ठीक है। जो झेलम नदी है, ठीक है, झेलम और चिनाब नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में, किसमें? झेलम व चिनाब, झेलम व चिनाब नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में, ठीक है। तो झेलम व चिनाब नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसका शासन था, किसका? पोरस का। ये जो पूरा साम्राज्य था, ठीक है, ये पोरस साम्राज्य था, पोरस साम्राज्य। और पहले तो कि अकबर बाद में जाके एक नीति चला कि पहले फरमान भेजता है कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, उसी प्रकार से पहले इसने भी फरमान भेजा था कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो।
उसके बाद जब नहीं करता अधीनता स्वीकार, तब इसका इन दोनों का युद्ध होता है, जिसे हम हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट की बात करें। जब सिकंदर भारत आया, जब उसने भारत पर आक्रमण किया, का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए याद रखना, यहाँ पर यूनानी शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ था। ठीक है, यूनानी शैली के प्रभाव के कारण यहाँ पर उलूक सिक्कों का निर्माण हुआ। शैली के सिक्के ढाले गए थे, आप देख सकते हैं उलूक शैली के सिक्के हैं, सिक्के दिखाई दे रहे हैं आपको, ये उलूक शैली के सिक्के हैं। ठीक है, उलूक शैली के सिक्के किसके प्रभाव से, यूनानियों का भारत पर प्रभाव पड़ा, और इनके प्रभाव के कारण यहाँ पर उलूक शैली डाले गए। किसमें डाले गए, उलूक शैली में सिक्के। तो इस यहाँ पर सिकंदर ने यानी भारत में कई नगरों का निर्माण किया था, नगरों का निर्माण किया था। तो सबसे पहला तो बात यही आती है कि यहाँ पर भारत में यूनानी, ठीक है, यूनानी प्रभाव के कारण उलूक शैली के सिक्कों का प्रचलन हुआ। ठीक है, जब यूनान का आक्रमण था भारत पे, तो जब सिकंदर भारत आया था, तो उसने यहाँ, ठीक है, क्या चलाए थे, सिक्के चलाए। क्या देख सकते हैं, सिक्के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो उलूक शैली के यहाँ पर इसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये उलूक शैली के सिक्के हैं, और यहाँ पर रह करके इसने कई नगरों का निर्माण किया। अब नगरों में देखिए, एक तो इसने नगर बसाया था, ठीक है, तो इसने कई नगरों का निर्माण किया था। तो एक नगर बसाया था इन्हें निकेया नगर, इसने निकेया, ठीक है, इसने एक निकेया नगर बसाया। दूसरा नगर बसाया वो बुकेफराल, ठीक है, बुकेफराल। तो एक नगर की जो स्थापना करी थी इसने बुकेफॉल, ठीक है, किया, नगरों का निर्माण किया। ठीक है, सिकंदर के द्वारा भारत में इन नगरों का निर्माण किया गया था। आज वर्तमान में देखिए, ये जो चित्र आपका, देखिए ये जो नगर हैं, ये सब आपके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। तो अफगानिस्तान क्षेत्र में इन नगरों का निर्माण किया था। ठीक है, निकेया वर्तमान इसे विजयनगर के नाम से जानते हैं। किस नगर के नाम से जानते हैं, विजयनगर। ठीक है, ये विजयनगर के नाम से इसे जाना जाता है। और देखिए बुकेफॉल जो नगर बसाया था इसने, ये इसके प्रिय घोड़े, ठीक है, इसके प्रिय घोड़े के नाम पर रखा गया था। सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था, प्रिय घोड़े के नाम पर, प्रिय घोड़े के नाम पर इस नगर का था, नाम था इसका बुकेफॉल। और सिकंदरिया नामक इसने नगर बसाया था। ठीक है, कौन सा नगर बसाया था, सिकंदरिया नामक नगर बसाया था इसने। कहां पर, वर्तमान आज अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में इसने नगर का निर्माण किया था। आगे नेक्स्ट बात करें, जब सिकंदर और जो सिकंदर, ये जो सिकंदर नदी, ये जो सिकंदरिया नगर था, इसकी जो निर्माण किया था सिकंदर के द्वारा, ये नगर जो था ये काबुल व सिंध में स्थित है। कहां पर है, काबुल व सिंध में स्थित है। काबुल, तो आप देख सकते हैं दो नगर बसाए थे इसने सिकंदरिया, काबुल में, सिंध में है। कहाँ, काबुल और सिंध। काबुल वर्तमान अफगानिस्तान और सिंध पाकिस्तान। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं वहां पे, ये दोनों नगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, सिकंदर का प्रत्यावर्तन। यानी सिकंदर जब भारत में रहा, कितने समय तक भारत में रहा, उसके बाद सिकंदर ने यहाँ पे क्या किया। ठीक है, और इतने महीने रहने के बाद यहाँ पे सिकंदर ने क्या परिवर्तन किया, और जीते हुए क्षेत्रों को किस किस को दे करके वापस चला गया था। ठीक है, देखिए सिकंदर की अगर यहाँ बात की जाए, तो सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। कितने महीने रहा, 19 महीने। ठीक है, 19 महीने भारत में रहा। ठीक है,
सिकंदर भारत में और जीते हुए क्षेत्रों को इसने अपने जो चार भागों में बांटा। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूं मैं। देखिए ये पूरा एक चित्र है। ठीक है, ये सिंधु नदी है, ऐसे आती है। ठीक है, और ये सीधा कहाँ ऐसे प्रवेश करती है, कहाँ पर, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये ब्यास है और ये सतलुज है। ठीक है, जो वहां से निकलती है। ठीक है, चिनाब, सतलुज नदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब सिकंदर भारत आया तो उस समय देखिए नदी, यहाँ तक जो शासन था, ये पूरा का पूरा शासन काल यहाँ पे नंद वंशों का शासन था। किसका था? नंद वंशों का शासन काल था। ठीक है, नंद वंशों का शासन काल उस समय यहाँ तक। और जब इसकी सेना व्यास नदी के पास पहुंची, ठीक है, जब सिकंदर की सेना व्यास नदी के पास पहुंची तो ये व्यास नदी को पार नहीं कर पाए थे। इनकी सेना ने मना कर दिया था और इसी नदी के पास सिकंदर ने एक वाक्य बोला था कि विश्व विजेता सिकंदर जो पूरे विश्व को जीत पाया, वो आज आके अपनी सेना से हार गया। वह विश्व विजेता सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली, आज अपनी सेना से हार गया। इसकी सेना ने सुन रखा था कि भारत में उस समय किसका शासनकाल? नंद वंशों का शासनकाल था, जो अपनी महानता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। और सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर की सेना में ज़्यादातर जो बाद में जो सैनिक जुड़े थे वो भारतीय वाले क्षेत्र से थे। वही क्षेत्र से जो अब ऐसा भी माना जाता है कि सिकंदर की सेना को जो तलवारबाजी और तीरंदाजी का जो काम सिखाया था, वो भारत की सेना ने ही सिखाया था। ये वही सेना जो पोरस और अम्बी की सेना ने उनको प्रशिक्षण दिया था, प्रशिक्षण कार्य दिया था। ठीक है, तो ये नदी को पार नहीं कर पा रहे थे। व्यास नदी को पार करने से उन्होंने मना कर दिया था सिकंदर ने, और यहीं पर ही सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक भाग इसकी जलीय मार्ग से गई थी, दूसरी भाग इसकी स्थलीय मार्ग से गई थी। ठीक है, जलीय मार्ग से जो सेना गई थी उसका जो कप्तान बनाया था, उसको किसके नेतृत्व में भेजा गया था? उसे नियारकस के नेतृत्व में भेजा गया था। और जो स्थलीय मार्ग की सेना का जो नेतृत्व किया था वो सिकंदर ने किया था। तो या 19 महीने भारत में रहने के बाद सिकंदर ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिए थे। 19 महीने के बाद 4 भाग जो साम्राज्य था 4 भागों में बांटा है। ठीक है, विजित क्षेत्रों को ठीक है 4 भागों में बांटा। ठीक है, जो इसके विजित क्षेत्र थे उसको इसने 4 भागों में बांट दिया। अब देखिए कौन कौन सा था, 4 भाग कौन कौन से थे? तो देखिए ये जो आप मैप देख सकते हैं, यहाँ से ब्यास नदी से इधर वाला जो पूरा क्षेत्र था, इसको इसने 4 भागों में बांटा। अब ये इनमें देखिए कौन कौन सा था। तो एक क्षेत्र तो ये था आपके, ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, एक तो ये क्षेत्र था पूरा का पूरा इसका। ठीक है, मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये इमेज नहीं मिल पाई। ठीक है, एक क्षेत्र तो इसका ये था जो इसने दे दिया था फिलिप सेकंड को, नहीं ठीक है, फिलिप को दे दिया था। राजा फिलिप इसके साथ आया था, इसके पिता ने, दूसरा था कोई फिलिप और दूसरा, उसको दे दिया था इसने। दूसरा क्षेत्र था राजा अंबी को दे दिया था। ये कौन सा वाला क्षेत्र था? ये वाला, यानी झेलम नदी
और सिंधु नदी के बीच वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र, ठीक है, जो जहाँ का शासक ये था अम्भी, ठीक है। एक क्षेत्र ये था, ठीक है, ये 3 क्षेत्र हो गए। एक क्षेत्र और था इसका, यानी झेलम नदी से लेकर के ब्यास नदी तक, यानी झेलम नदी के पूरब से लेकर के जो ब्यास इसको जो, ठीक है। अब इसने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से 4 भाग थे ये, ठीक, ये ब्यास नदी तक है, ठीक है, ये 4 भाग है। अब इसने किस किस को दिए भागों को, 4 भागों में इनकी बात करी जाए तो देखिए ये जो भाग था पूरा, यानी ये कहां से था, सिंधु नदी के उत्तर से लेकर के पश्चिम वाला भाग, ठीक है, ये सिंधु नदी के, ठीक है, कौन सा था, सिंधु नदी के, ठीक है, 4 भाग कौन से थे, जो 4 भाग थे। अब देखिए एक था नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिमी फिलिप को बनाया, ठीक है, फिलिप कोई और फिलिप था, ये फिलिप को बनाया, ठीक है। तो यहाँ का शासक किसको था, फिलिप को बनाया। दूसरा जो भाग था, ठीक है, दूसरे की बात कि ये जो आपके सिंधु नदी से लेकर के झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र था, ठीक है, सिंधु नदी से झेलम, ठीक है, ये झेलम नदी है, सिंधु नदी से झेलम नदी तक के क्षेत्र का शासक अम्भी को बनाया। अम्भी जो जिसने साथ दिया था सिकंदर का साथ दिया था जिसने, और किसके खिलाफ, ये उसके खिलाफ, ठीक है, जो पोरस का युद्ध हुआ था। तो पोरस के युद्ध में जो इसने सहायता किसने करी थी, फिलिप ने, सॉरी, राजा अम्भी ने इसकी सहायता। तो यहाँ का जो शासक था पूरा, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तक्षशिला वाला क्षेत्र है, तो तक्षशिला वाला, तो सिंधु नदी के इस वाले क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक क्षेत्र तक यहाँ का शासक राजा अम्भी को बनाया था, क्योंकि तक्षशिला का शासक वही था, तो उसके साम्राज्य को वहीं लौटा दिया था, कुछ क्षेत्र बढ़ा करके दे, ठीक है, तो राजा अम्भी को बनाया। और जो था, ये तीसरे की बात करें तो देखिए झेलम नदी से लेकर के ब्यास नदी तक का जो क्षेत्र था, यहाँ का जो शासक बनाया जाता है, तो यहाँ का शासक पोरस को बनाया जाता है। तो झेलम नदी के पूरब से लेकर के ब्यास, ठीक है, ये तो 3 क्षेत्र था, ठीक है, के पूरब से लेकर ब्यास नदी तक, ब्यास नदी तक के क्षेत्र का शासक पोरस को बनाया, पोरस को, ठीक है, क्योंकि पोरस का शासक था वो झेलम नदी के तट पर ही थे कि युद्ध भी हुआ था, जिसे हम हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं।
तो इस क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था वो सिकंदर पोरस के मध्य हुआ था। बाद में दोनों के मित्रता बन जाती है। सिकंदर इसके देखिए व्यक्तित्व को देख के प्रभावित हो जाता है, ठीक है, इसकी बहादुरी को देख के प्रभावित हो जाता है, इसके द्वारा बोले गए वचनों को देख करके प्रभावित हो जाता है, ठीक है। वो वाली बात मैंने बताई थी कि एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वही मेरे साथ किया जाए, ठीक है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्र था सिंधु नदी के दक्षिणी वाला भाग, ठीक है, कौन सा वाला, सिंधु नदी के निचले वाले भाग में यहाँ का शासक इसने पिथौन को बनाया, पिथौन यहाँ का शासक बना था, ठीक है। तो यार ना ये जो भाग जो था, ये चौथा भाग ये था, ठीक है, चौथा भाग कौन सा था ये, देखिए सिंधु नदी के, ठीक है, सिंधु नदी का यहाँ का शासक पिथौन को बनाया, किसको, पिथौन, ठीक है, पिथौन को शासक बनाया। किसको बनाया था जी, पिथौन को यहाँ का शासक बनाया था। चौथा जो भाग था, भारत में रहने के बाद, ठीक है, कुछ विद्वान ये मानते थे, कुछ इतिहासकार ये मानते थे कि सिकंदर आंधी की तरह आया और तूफान की तरह गया, भारत जैसा था ऐसा रहा, अर्थात भारत अपरिवर्तित रहा। सिकंदर के आने से भारत में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही सिकंदर कभी भारत आया, ठीक है, ब्यास नदी से पहले ही लौट गया था और उसने सुन रखा था। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन के बनने की संभावना क्या है, देखिए एक बार देख लीजिए। सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखना घनानंद के शासनकाल में, घनानंद के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय किस वंश का शासक था, भारत पर किस वंश का शासक था, तो घनानंद, ठीक है, घनानंद नंद वंशों का शासन था। किसका, नंद वंशों का शासन था, ठीक है, नंद वंशों का शासन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा यहाँ पे, सिकंदर ने भारत में किस शैली के सिक्के चलाए, तो उलोक शैली के सिक्के चलाए, ठीक है। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, ठीक है। और सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया, तो याद रखना भारत पर इसने 326 बीसी में आक्रमण, 326 बीसी में आक्रमण किया था। तो 326 ईसा पूर्व घनानंद के भारत पर आक्रमण किया था। पूछा जाए कि सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया था, तो याद रखना ब्यास नदी को वो पार नहीं कर पाया था, ठीक है। तो सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर आकर के रुक गई थी, तो वो सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं कर पाई थी, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाए तो सिकंदर ने भारत में किन नगरों का निर्माण किया था, तो 3 नगर, निकेया, बुकेफॉल और सिकंदरिया। कहाँ है ये, ठीक है, एक तो आपके अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में ही है, भारत में नहीं है कोई भी नगर इसका बनाया हुआ। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिकंदर और पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वो उस युद्ध को क्या कहते हैं, तो हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। पूछा जाए कि हाइड स्पीच का युद्ध कहाँ लड़ा गया था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो याद रखना झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस की हार हुई थी। पूछा जाए कि हाइड स्पीच के युद्ध में सिकंदर का साथ किसने दिया था, तो राजा अम्बी, और राजा अम्बी कहाँ का शासक था, तक्षशिला का शासक था उस समय, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक प्रकार से बनेंगे, ठीक है, याद रखना। और देखिए सिकंदर की मृत्यु की बात करें, जब सिकंदर यहाँ से बाहर चला गया तो इसने देखिए यहीं पर ब्यास नदी के पास ही अपनी सेना को, जब ये आ रहा था तो देखिए सिंधु नदी के तट पर ही इसने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। अब ये 2 भाग कौन कौन से थे, तो 2 भागों की बात करें तो इसने अपनी सेना को एक तो स्थल मार्ग से भेजा और एक था जल मार्ग। तो स्थल मार्ग का जो नेतृत्व किया था वो सिकंदर ने ही किया था, और जो जल मार्ग का जो नेतृत्व किया था तो वो इसके सेनापति नियारकस ने किया था। तो याद नियारकस भी जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन एक बार केबीसी में पूछा गया था, नियारकस, ठीक है, निर्याकस। तो जो इसके जलीय सेना का नाम था निर्याकस, और निर्याकस जलीय यानी इसके जहाजी बेड़े का कप्तान बना, और इसके नेतृत्व में इसने अपनी सेना को वापस भेज दिया था। 2 भागों में इसने सेना बांट दी थी, ठीक है, कितने भागों में सेना बांट दी थी, एंट्री, ठीक है। चलिए, तो ये आज हमारी क्लास थी, यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। और याद रखना इसकी सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी, 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।